टोटल प्रिपरेशन जानकीपुरम लखनऊ के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हमारे साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 30 मई से 5 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अमेरिका द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी पहल का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑपरेशन वार्प स्पीड। ऑपरेशन वार्प स्पीड एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा कोविड-19 टीके, चिकित्सीय और निदान के विकास हेतु शुरू किया गया है। यह एक प्रकार का अंतर संस्था कार्यक्रम है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के निम्नलिखित घटक शामिल हैं: रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान और निजी फर्म। हमारा अगला प्रश्न है 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? इसका सही उत्तर है सिंगापुर। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2019-20 के दौरान सिंगापुर 14.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके बाद मॉरिशस और नीदरलैंड का स्थान था। जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत में एफडीआई 13% बढ़कर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया है। अधिकतम विदेशी प्रवाह सेवा क्षेत्र में था, जिसके बाद कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का स्थान आता है। हमारा अगला प्रश्न है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री। 28 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक ने वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय कमजोरियों के मुद्दों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की तरलता, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, नियामक प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा की गई। परिषद ने कहा कि कोविड-19 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न किया है और इससे उभरने का समय अनिश्चित है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधार नंबर आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए कौन सी रियल टाइम सुविधा शुरू की है? इसका सही उत्तर है इंस्टेंट स्थायी खाता संख्या। 27 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंस्टेंट आधार बेस्ड ई-केवाईसी लॉन्च की। यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार संख्या है। उनके पास आधार के साथ पंजीकृत एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। पैन आवंटित करने की प्रक्रिया कागज रहित है और मुफ्त भी है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस संघ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल समिट ऑन एक्सपोर्ट्स का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जून के महीने में निर्यात में गिरावट 8 से 10% तक सीमित रहेगी। अप्रैल के महीने में 30 प्रमुख उत्पाद समूहों में से 28 ने निर्यात में 99% तक की भारी गिरावट देखी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है पीरियड्स इन पैंडेमिक। हमारा अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में भारत सहित किन देशों को
शामिल करने के लिए इसकी समिट टाल दी? इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया। G7 से तात्पर्य है ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस। इसका गठन 1975 में हुआ था। गठन के समय यह G6 था। फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिमी जर्मनी एवं अमेरिका इसके सदस्य थे। बाद में 1976 में कनाडा को शामिल किया गया, तब यह G7 बन गया। 1998 में रूस इसका आधिकारिक सदस्य बना, तब यह G8 कहलाया। हालांकि 2014 में जब रूस ने यूक्रेन के एक इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब उसे निकाल दिया गया था। इसकी 46वीं समिट अमेरिका के कैंप डेविल में 10 से 12 जून 2020 को होनी थी, लेकिन अचानक 31 मई 2020 को ट्रंप ने इस समिट को स्थगित करने की घोषणा कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि G7 ग्रुप आज के समय आउटडेटेड है। इसकी महत्ता वर्तमान आधुनिक विश्व के हिसाब से इतनी नहीं है कि इसकी समिट की जाए। इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करके G7 का विस्तार करना चाहिए। इसलिए अब यह समिट यानी कि शिखर सम्मेलन सितंबर 2020 में होगी। अप्रैल 2020 में देश के 8 कोर उद्योगों का उत्पादन दर कितना रहा? इसका सही उत्तर है -38.1%। केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार के ऑफिस ने यह डाटा जारी किया है। देश के 8 कोर उद्योग हैं: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। इन सभी उद्योगों के उत्पादन में भारी नुकसान हुआ है। इसे अभी तक के सबसे बड़े गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से मांग कम हो गई और इसी वजह से उत्पादन कम हुआ। मार्च 2020 में इन 8 उद्योगों का उत्पादन 9% तक कम हो गया था। वैसे तो देश में बहुत तरह के गुड्स का उत्पादन होता है। 407 प्रकार के गुड्स के उत्पादन का डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें से ये 8 गुड्स हैं जो कोर इंडस्ट्री कहलाते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा आता है उसमें 40.27% हिस्सा इन 8 कोर इंडस्ट्री का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश ने भारत के 370 किलोमीटर के इलाके को नक्शे में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन बिल को 31 मई 2020 को संसद में पेश किया? इसका सही उत्तर है नेपाल। यह विवादित जगह नेपाल, भारत और तिब्बत का ट्राई जंक्शन है। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से इनकार कर दिया है। नेपाल सरकार ने 18 मई 2020 को नया नक्शा जारी किया था, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता की जरूरत थी। अतः 31 मई 2020 को संसद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। कुछ दिन पहले यह बिल संसद में पेश होने से पहले रुक गया था, लेकिन वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी के समर्थन के ऐलान से बिल को पेश कर दिया गया। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखाया है। ये 3 इलाके हैं कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। अब नए आधिकारिक नक्शे के जरिए नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर दावा ठोका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तभी नेपाल ने इसका विरोध किया था। उसके बाद 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी करके इन इलाकों को अपनी सीमा में प्रदर्शित कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है माय लाइफ माय योगा। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माय लाइफ माय योगा लॉन्च की। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है।
हमारा अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी संस्थान के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है टाटा समूह। टाटा समूह ने हाल ही में कोविड-19 परीक्षण किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस निर्मित होने वाली किट कोविड-19 का पता लगाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मीडिएटेड एम्प्लीफिकेशन यानी कि RT-LAMP तकनीक पर आधारित है। यह किट पारंपरिक विधि के मुकाबले कम समय में परिणाम प्रदान करती है। इससे पहले टाटा सन्स ने क्रिस्पर आधारित कोविड परीक्षण किट का उत्पादन करने के लिए CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ भागीदारी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दूरसंचार विभाग द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है? इसका सही उत्तर है WeTransfer। दूरसंचार विभाग द्वारा जारी किए गए हालिया आदेश के अनुसार इसने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा कारणों से कंप्यूटर फाइल शेयरिंग वेबसाइट WeTransfer को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइट WeTransfer के साथ साथ पूरी वेबसाइट पर 2 डाउनलोड लिंक ब्लॉक करने के लिए निर्देशित किया जाता है। WeTransfer एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटर फाइल स्थानांतरण सेवा प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में की गई थी। अश्वनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों के शीर्ष स्तरीय पद के लिए नियुक्ति की सिफारिश की है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में अश्वनी भाटिया की नियुक्ति की सिफारिश की। अश्वनी भाटिया वर्तमान में SBI में उप प्रबंध निदेशक हैं। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने मातम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO के रूप में और PP सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश भी की है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? इसका सही उत्तर है SpaceX। SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। कंपनी ने डॉग हर्ले और बॉब बेहनकेन नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह मिशन रूसी अंतरिक्ष रॉकेटों पर नासा की निर्भरता को समाप्त करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्ष की किस अवधि में उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है जून से सितंबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की हालिया घोषणा के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल तट पर समय पर पहुंच गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर जून से सितंबर की अवधि में आता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून की शुरुआत की घोषणा की जब केरल के 14 मौसम स्टेशनों में से 60% इलाकों में लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। IMD ने बारिश के लिए पूर्वानुमान को लंबी अवधि के औसत को 102% तक संशोधित किया। हमारा अगला प्रश्न है, MSME की परिभाषा में किए गए हालिया बदलाव के अनुसार किसी उद्यम को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की नई सीमा क्या है? इसका सही उत्तर है 50 करोड़ रुपए। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलावों को मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSMEs में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा तब की थी जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आवंटित आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। MSME का मतलब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में लगभग 29% का योगदान करते हैं। MSME सेक्टर देश में रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है
तथा उसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। पहले सर्विस सेक्टर से जुड़ी 10 लाख रुपए तक निवेश वाली और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 25 लाख रुपए तक निवेश वाली इकाई माइक्रो मानी जाती थी। लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। यह शर्त सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही तरह की इकाइयों पर लागू होगी। पहले स्मॉल इकाई के हेतु मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 करोड़ रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए 2 करोड़ रुपए के निवेश की सीमा तय थी। नई परिभाषा के अनुसार मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान करते हुए एमएसएमई की परिभाषा बदली थी। वित्त मंत्री ने 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले उद्यमों को मध्यम उद्योग में रखा था। लेकिन उद्यमी सरकार के इस नए बदलाव से भी खुश नहीं थे। इसके बाद 1 जून 2020 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उद्यमियों की मांग को पूरा करते हुए यह बदलाव किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयकर रिटर्न फॉर्म आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? इसका सही उत्तर है 1 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पेशेवर लोगों और कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न प्रपत्र अधिसूचित किए हैं। इस फॉर्म के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद जमा की जानकारी, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए व्यय और बिजली खर्च पर 1 लाख से अधिक व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। इससे पहले यह घोषणा की गई थी कि करदाता 30 जून तक की अवधि के लिए कर बचत साधनों में निवेश का लाभ उठा सकते हैं। रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई से 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना पीएम स्वनिधि के लाभार्थी कौन हैं? इसका सही उत्तर है स्ट्रीट वेंडर। 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दे दी है। पीएम स्वनिधि या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगी। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। इस राशि को स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किश्तों के रूप में लौटाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नियमों के अनुसार उल्लिखित सेवा प्रदाताओं को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में ग्राहकों के नाम, फोन नंबर, पता और आधार संख्या का रिकॉर्ड रखना होगा। यह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा भी प्रदान करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है? इसका सही उत्तर है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में 55 रासायनिक और कीटनाशक उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री का न्यूनतम प्रतिशत तय किया है। यह कदम घरेलू विनिर्माण और मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है। नए मानदंड के अनुसार न्यूनतम स्थानीय सामग्री 2020-21 के लिए 60%, 2021 से 23 के लिए 70% और 2023 से 25 के दौरान 80% तय की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने इस मानक को लागू करने के लिए सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए वरीयता आदेश 2017 को संशोधित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है रोजगार सृजन। भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का निर्णय किया है।
स्वदेश का पूर्ण रूप स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट है। वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना है। तत्पश्चात इस डेटाबेस का उपयोग विदेशी कंपनियों और भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2020 जीता है? इसका सही उत्तर है कृतिका पांडे। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने इस साल के लिए प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार जीता है। उन्हें द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स शीर्षक के उनके काम के लिए चुना गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज हर साल सर्वश्रेष्ठ अप्रकाशित लघु कथा के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के लिए पात्र होने हेतु 18 वर्ष से अधिक आयु का एक सामान्य नागरिक होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा ने अपना नया अध्यक्ष बनाया है? इसका सही उत्तर है कृष्णेंदु मजूमदार। बाफ्टा के इतिहास में लगभग 70 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भारतीय इसके अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। वह एमी पुरस्कार विजेता हैं और टीवी प्रोड्यूसर हैं। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। वह 3 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। हालांकि कृष्णेंदु इससे पहले 1 साल तक बाफ्टा के उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। कृष्णेंदु मजूमदार 14 वर्षों से बाफ्टा के लिए योगदान दे रहे हैं। वो लर्निंग एंड न्यू टैलेंट कमेटी 2006 से 10, टेलीविजन समिति 2015 से 19 के अध्यक्ष और 9 वर्षों तक ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 5 जून। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति सुधरी है, परंतु यह सुधार अस्थायी है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे काम ठप पड़ गए हैं। नवंबर 2020 में ब्रिटेन में COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस सम्मेलन प्रस्तावित था, जिसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर खतरा बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पृथ्वी का औसत तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो वर्ष 2100 तक समुद्र स्तर में 1.3 मीटर की बढ़ोतरी की आशंका है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई, जहां 1972 में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया था। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम जैव विविधता है। इस बार इस दिन होने वाले वैश्विक पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए वैश्विक मेजबान देश के तौर पर कोलंबिया का चयन किया गया है। कोलंबिया जर्मनी के साथ मिलकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम वायु प्रदूषण रखी गई थी। इसका वैश्विक मेजबान चीन था। वर्ष 2018 में भारत ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बॉलीवुड से जुड़े बासु चटर्जी का निधन 4 जून 2020 को हो गया। वह क्या थे? इसका सही उत्तर है फिल्म निर्देशक। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी का 93 वर्ष की उम्र में 4 जून को मुंबई में निधन हो गया। 1969 से लेकर 2011 तक बासु दा फिल्मों के निर्देशन में सक्रिय रहे। उनका जन्म 30 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही ताजा तरीन लगती हैं जितनी कि रिलीज होने के समय थीं। फिल्मों में बासु चटर्जी के योगदान के लिए 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म दुर्गा के लिए 1992 में उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। 2007 में उन्हें आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। उनकी कुछ मशहूर फिल्में रजनीगंधा 1974, छोटी सी बात 1975, चितचोर 1976, खट्टा मीठा 1978 और मनपसंद 1980 थी। इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है।
हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों से संबंधित आगामी वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर